अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप लोगों के। हमारी क्लासें ऑलरेडी चल रही हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है और इसके अंदर आज हमने वैक्यूल और सेंट्रिओल की स्टडी करनी है। सेंट्रिओल और वैक्यूल के बारे में जानना है। वैक्यूल जो कि प्लांट्स और एनिमल सेल्स दोनों के अंदर मौजूद होते हैं। प्लांट्स के अंदर ये सेंटर में मौजूद हैं, सेल के सेंटर में साइज़ में बड़े होते हैं। एनिमल्स के अंदर ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल होते हैं और साथ में फूड वैक्यूल, फूड के जो वैक्यूल हैं वो बना देते हैं। हम अगर प्लांट के अंदर देखें, जो हमने डिस्कस करना है वो प्लांट सेल के अंदर करना है। इसकी प्रेजेंस देखें तो वैक्यूल जो है प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स के अंदर और ख़ास तौर पर उसके सेंटर में मौजूद होते हैं। और न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी जितना भी प्लांट सेल के ऑर्गेनेली हैं वो साइड पे मौजूद होते हैं और वो इसको सेंट्रल जो वैक्यूल है वो इसको साइटोप्लाज्म को धकेल देता है साइडों की तरफ और उसकी थिन लेयर्स बना देता है जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड होती है और मेन पोर्शन वैक्यूल ही कवर कर लेता है इसका। वैक्यूल ऑक्यूपाई मेन पोर्शन ऑफ प्लांट सेल। सारा पोर्शन जितना भी है प्लांट का वो ये कवर करता है। थोड़ी सी मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म जो है उसको जगह मिल जाती है और उसके अंदर बाकी इंट्रासेलुलर जो भी ऑर्गेनेली हैं वो सारे मौजूद होते हैं। अगर आप स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो वैक्यूल आर बाउंडेड बाय ए सिंगल मेम्ब्रेन। ये सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। ख़ास तौर पर जो लार्ज वैक्यूल है इज़ फॉर्म्ड बाय द कोएलेसेंस ऑफ स्मॉलर वैक्यूल। कि जब प्लांट सेल नया सेल डिवाइड होता है उस वक्त उसका साइज़ कम होता है और उसके अंदर छोटे छोटे वैक्यूल जो है वो डेवलप होते हैं और फिर वही छोटे छोटे वैक्यूल मिल के एक बड़ा वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल जो है वो बना देते हैं। जो वैक्यूल की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है इसको टोनोप्लास्ट कहते हैं और ये चीज़ों को जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर और वैक्यूल के अंदर मौजूद होती हैं चीज़ें, इनको ये मेम्ब्रेन सेपरेट करती है और इसके अंदर ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसमें कुछ चीज़ें आसानी से आ सकती हैं, कुछ चीज़ें इसके अंदर पास नहीं हो सकती। वैक्यूल तमाम जितना भी चीज़ें उसको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके फंक्शंस की बात करें तो ये बहुत सारे काम हैं इसके। नंबर 1 तो ये एक्सपैंड प्लांट सेल विदाउट डिल्यूटिंग साइटोप्लाज्म। प्लांट सेल्स को एक्सपैंड करता है, उसके साइज़ को कई गुना बढ़ा देता है। पहले जब ये सेल डेवलप होते हैं, नए सेल होते हैं, इनका साइज़ छोटा होता है, ये मैच्योर नहीं होते हैं। बाद में फिर ये वैक्यूल इसके साइज़ को बढ़ा देता है और इस तरीके से एक लार्ज सेल जो है वो हमें हासिल हो जाता है। उसका फुल साइज़ हम अटेन कर लेते हैं इस वैक्यूल की वजह से। दूसरा है स्टोरेज ऑफ वाटर। क्योंकि पौधे को हर वक्त पानी की ज़रूरत होती है फ़ोटोसिंथेसिस के लिए, चीज़ों को हल करने के लिए। साइटोप्लाज्म के अंदर इसके बाहर जितना भी चीज़ें सब्सटेंस होते हैं वो इसके अंदर डिज़ॉल्व फॉर्म में होते हैं, तो पानी की इसको ज़रूरत होती है और ये पानी स्टोर कर लेता है ख़ास तौर पर जो वैक्यूल है पौधे के लिए, ताकि इसको शॉर्टेज ना हो वाटर की। तीसरा इसका है स्टोरेज ऑफ सेल प्रोडक्ट। फ़ोटोसिंथेसिस होती है तो कुछ प्रोडक्ट बनने में वो यूज़ कर लेता है और कुछ को पौधे ने स्टोर करने होते हैं। मसलन प्रोटीन बना के स्टोर करनी है, स्टार्च बना के स्टोर करनी है, या कुछ और जो प्रोडक्ट होते हैं अल्कलाइड वगैरह नाइट्रोजीनियस प्रोडक्ट हैं, ये भी स्टोर होने होते हैं। तो ये वैक्यूल के अंदर ही स्टोर फॉर्म में होंगे, इनको ये स्टोर करेगा। जो पौधा बाद में सीड में कन्वर्ट करता है या कहीं भी स्टोर कर लेता है तो ये वैक्यूल के अंदर ही जमा हो जाते हैं। नंबर 4 इसका है स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट। मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट साफ ज़ाहिर पौधे के अंदर बहुत सारे रिएक्शन हो रहे होते हैं, फ़ोटोसिंथेसिस हो रहा होता है,
कोई चीज़ें बन रही होती हैं, ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज टूट रहा है, उसके अंदर स्टार्च बन रहा है, स्टार्च टूट रहा है। तो ये सारे जितना भी रिएक्शन हो रहे हैं, इनके कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट होते हैं, जो दोनों में कॉमन इस्तेमाल होते हैं। मतलब है उसमें कैटाबोलिज्म में भी यूज़ हो रहे हैं और वो एनाबोलिज्म में भी यूज़ हो रहे हैं। तो वो ऐसे प्रोडक्ट जो बार बार इस्तेमाल होते हैं वो भी वैक्यूल के अंदर जमा रहते हैं। उसके बाद इंडिविजुअल सेल की अगर हम बात करें, जो एक इंडिविजुअल सेल है, अकेला सेल है, तो उसके लिए क्या काम करता है, उसके अंदर ये टर्गर प्रेशर क्रिएट करता है और सेल का जो मैक्सिमम तनाव है, सेल को मैक्सिमम प्रेशर प्रोड्यूस करता है, वो इसी से ही होगा जो वैक्यूल है। क्योंकि वैक्यूल के अंदर बहुत सारे ख़ास तौर पर सोडियम पंप मौजूद होते हैं, तो वो सोडियम को अपने अंदर ले लेते हैं, साइटोप्लाज्म से वो वैक्यूल में चला जाएगा और फिर पानी जो है वो भी फॉलो करता हुआ ऑस्मोसिस के ज़रिए वो भी वैक्यूल में चला जाता है। और इस तरीके से जो वैक्यूल है उसका प्रेशर पड़ेगा जो कि साइटोप्लाज्म के ऊपर पड़ेगा, और साइटोप्लाज्म जो है वो बाहर से कवर्ड होता है हार्ड सेल वॉल से, जिसकी वजह से सेल वॉल जो है वो एक खासी तनाव में आ जाती है, जिसको हम कहते हैं ये टर्गर प्रेशर है। तो जिसकी वजह से जो सेल है वो मैक्सिमम साइज़ को अटेन कर लेता है। फिर इस टर्जिडिटी का पूरे सेल के ऊपर क्या असर पड़ता है, ये टर्जिडिटी जो है, हर सेल की टर्जिडिटी वो एक टिश्यूज़ जो है उसको भी टर्जिट कर देती है, उसको भी तनाव प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से जो सपोर्ट है वो यंगर पार्ट्स ऑफ प्लांट उसको ये सपोर्ट मिल जाती है। और इस तरीके से जो नए उगने वाले पौधे हैं उनके अंदर जाइलम, फ्लोएम या बाकी जो टिश्यूज़ हैं वो मौजूद नहीं होते हैं, तो उनको सीधा रखने के लिए एटमॉस्फेयर से उसको लाइट लेने के लिए या कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए ये उसको सीधा रखते हैं, ये सपोर्ट करते हैं ख़ास तौर पर जो नए प्लांट्स होते हैं। तो इस तरीके से ये जो वैक्यूल है, अगर आप इसको देखें तो वैक्यूल ये एक शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन तो कभी इसका नहीं आया है, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन अगर वो देना चाहे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आ भी सकता है, इसका दे सकता है। आपने इसको दोबारा से देख लें वैक्यूल को, कि मैं इसको रिवाइज़ कर देता हूँ, जिसके अंदर प्रेजेंस है, वैक्यूल कहाँ मौजूद होता है, प्लांट में और एनिमल सेल में मौजूद है। अबंडेंस कहाँ होती है, लार्ज वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट प्लांट सेल में होता है। उसके बाद वैक्यूल जो है वो मैक्सिमम जगह सेल के अंदर घेर लेता है, सेंटर में मौजूद होता है और बाकी इर्द गिर्द साइटोप्लाज्म को और जो ऑर्गेनेल हैं उनको एक साइड पे धकेल देता है। स्ट्रक्चर्स जो वैक्यूल्स हैं ये एक सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है, सिंगल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं और इसकी मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो बाकियों से मुख्तलिफ होती है। जिस तरह कहा कि इसके अंदर सोडियम पंप मौजूद होते हैं जो सोडियम को धकेलते हैं, अंदर ले जाते हैं और इस तरीके से पानी जो है वो अंदर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से इसके अंदर टर्जिडिटी या टर्गर प्रेशर क्रिएट होता है। छोटे छोटे वैक्यूल मिलके बड़ा वैक्यूल बना देते हैं। जब ये पौधा छोटा होता है तो उसके सेल नया सेल डेवलप कर रहा होता है, उस वक्त ये इसका साइज़ कम होता है, वहाँ पर छोटे छोटे न्यूक्लियस होते हैं जो मिलके एक बड़ा सा न्यूक्लियस बना देते हैं। उसके बाद फंक्शन बता चुका हूँ आप लोगों के, एक एक्सपेंड प्लांट सेल को एक्सपेंड करते हैं, स्टोरेज ऑफ वाटर करते हैं, स्टोरेज ऑफ सेल प्रोडक्ट करते हैं, स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट करते हैं, और इन इंडिविजुअल सेल्स के अंदर प्रोड्यूसेस टर्गर प्रेशर, सपोर्ट यंगर पार्ट ऑफ प्लांट बाय टर्जिडिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ जो नेक्स्ट हमारा छोटा सा टॉपिक है वो है सेंट्रीओल। सेंट्रीओल भी एक छोटा सा ऑर्गेनेली है जो ख़ास तौर पर सेल डिवीजन में इस्तेमाल होता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर दिया जाता है और इसके अंदर भी हमने उन्हीं हेडिंग्स के साथ स्टडी करनी है, जिसमें सबसे पहला इसका जो हेडिंग है इसका प्रेजेंस है। सेंट्रियोल आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, ये एनिमल सेल में मौजूद है। सम सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, एंड लोअर प्लांट्स में,
और लोअर प्लांट्स जो एल्गी हो गए उनके अंदर मौजूद होते हैं। लेकिन ये जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर सेंट्रियोल मौजूद नहीं होता, उसमें एब्सेंट होता है। लोकेशन कि ये सेंट्रियोल सेल में किस जगह मौजूद होता है, लोकेशन इसकी ये है कि जो सेंट्रियोल हैं एक तो ये पेयर की शक्ल में मौजूद होते हैं, जोड़ा होता है इसका, जो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होते हैं। सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल लोकेटेड नियर न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होते हैं और ये हमेशा पेयर की शक्ल में मौजूद होंगे। इसके साथ साथ है कि हम इसके स्ट्रक्चर्स को देखें, अगर सेंट्रियोल का जो स्ट्रक्चर है वो कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल एरे ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल। ये 9 मैक्रोट्यूब्यूल्स हैं, उसकी ख़ास तरतीब या ख़ास अरेंजमेंट से मिलकर जो है वो बने होते हैं। ईच मैक्रोट्यूब्यूल, इसका मतलब है कि ये 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं और 9 में से भी जो हर एक ट्यूब्स होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स कंपोज्ड ऑफ 3 ट्यूब्यूल्स, उसके अंदर और फर्दर फिर वो छोटी छोटी 3 ट्यूब्स और मिलकर बनी होती हैं। और ख़ास तौर पर जो इनके अंदर प्रोटीन होती है वो ट्यूबुलिन मौजूद होती है, एक ख़ास किस्म की प्रोटीन है जिससे ये सेंट्रियोल बने होते हैं। सेंट्रियोल कंसर्न है, इसका जो फंक्शन होता है सेंट्रियोल का वो ख़ास तौर पर जो है वो सेल की डिवीजन में इस्तेमाल होती है। सेल डिवाइड होने में जब सेल 1 से 2 में तकसीम होता है उस वक्त इसका बहुत ही अहम जो है वो रोल मौजूद होता है, इसका अहम किरदार है इसके अंदर। 2 सेंट्रियोल्स आर प्लेस्ड एट राइट एंगल्स टू ईच अदर, दोनों की जो तरतीब है साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने में वो क्या है, वो राइट एंगल्स पे होते हैं। राइट एंगल्स का मतलब है ये एक दूसरे पे 90 एंगल्स पे मौजूद होते हैं, एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, पड़े हुए हैं। अगर आप इसके फंक्शंस को देखें तो फंक्शन के अंदर इसके बहुत सारे फंक्शन हैं। पहला है कि हेल्प इन सेल डिवीजन, इसका तो मेन फंक्शन हो गया कि सेल डिवीजन के अंदर इसने काम करना है। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन 2 सेंट्रियोल डिवाइडेड एंड मूव्स अपोजिट साइड ऑफ द न्यूक्लियस। जब ये तकसीम होते हैं, माइटोसिस का प्रोसेस नज़दीक होता है, टाइम आता है इसका, पहले ही जो इसका स्टेज आती है प्रोफेस की, तो वहाँ पर ये दोनों डिवाइड हो जाती हैं। डिवाइड होके साफ ज़ाहिर 2 से ये 2 4 बन जाएंगी और 2 फिर एक साइड पे चले जाएंगी, 2 दूसरी साइड पे चले जाएंगे, ये अपोजिट साइड्स पे जो हैं वो चले जाती हैं। अब जब ये अपोजिट साइड पे चली जाएंगी तो दूसरा इनके ऊपर एक ख़ास किस्म के फ़ाइबर होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पिंडल फाइबर। तो स्पिंडल फाइबर जो हैं वो बन जाते हैं इसके ऊपर, वो धागे होते हैं स्पिंडल फाइबर सॉरी बिटवीन 2 सेंट्रियोल्स में, 2 सेंट्रियोल्स के दरमियान में, इनके दरमियान में स्पिंडल फाइबर जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं। और यही जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ये वो फाइबर हैं जिनके ऊपर बाद में क्रोमोसोम्स ने आके हैंग ओवर होना है और फिर वो अपोजिट साइड्स पे चले जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम्स को अटैच होने के लिए इस्तेमाल होते हैं। दूसरा इसका फंक्शन है कि प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फ्यूरिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होती है तो उसके 2 हिस्से होते हैं, उसको हम 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा जो है वो होता है कैरियोकाइनेसिस और एक होता है साइटोकाइनेसिस। तो जो कैरियोकाइनेसिस होता है उसमें न्यूक्लियस को बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म इसका डिवाइड होता है। तो जब ये साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है तो उसमें फ्यूरिंग सेल मेम्ब्रेन जो है वो पिंच होती है, धंसती है एक जगह पे और वहाँ से फिर सेल अंदर की तरफ जो डिवाइड होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट फंक्शन इसका है कि प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया। ये सीलिया बनाने में इस्तेमाल होती है जो कि लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, जो यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं सीलिया लोकोमोट करने के लिए। और फिर हमारे भी जैसा कि कुछ सेल्स होते हैं जिनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं जो चीज़ों को एक साइड से दूसरी साइड पे धकेलते हैं या उसको लोकोमोट करते हैं। सेंट्रियोल
को मैं दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, इसको आप दोबारा देख लें। प्रेजेंस है इसका, कहाँ मौजूद है? सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स में है, सम सेल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मौजूद होते हैं, लोअर प्लांट्स के अंदर बहरहाल ये एब्सेंट होते हैं। लोकेशन, 2 सेंट्रियोल्स लोकेटेड नियर न्यूक्लियस इन साइटोप्लाज्म, 2 साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद हैं, न्यूक्लियस के ऊपर मौजूद होते हैं। स्ट्रक्चर्स में सेंट्रियोल कंसिस्ट ऑफ सिलेंड्रिकल एरिया ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स, 9 ट्यूब्यूल्स हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, और फिर उन्हीं ट्यूब्यूल्स उन ट्यूब्यूल्स के साथ जो जुड़ी होती हैं, ये आगे फर्दर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बनी होती है। ये दोनों राइट एंगल्स पे होती हैं, 90 एंगल्स पे एक दूसरे के ऊपर मौजूद होती हैं। फंक्शंस में हेल्प इन सेल डिवीजन, इसका मेन फंक्शन सेल डिवीजन है। जस्ट बिफोर सेल डिवीजन के पहले ही अगर देखें तो 2 सेंट्रियोल जो हैं वो डिवाइड होती हैं और उससे वो अपोजिट पोल पे चले जाते हैं। न्यूक्लियस के एक साइड पे चली जाएगी, दूसरी साइड पे चली जाएगी, और वहाँ पर जाकर इनके ऊपर स्पिंडल फाइबर की फार्मेशन शुरू हो जाती है। तो ये दोनों सेंट्रियोल और जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं, हम इसको माइटोटिक ऑपरेटस कहते हैं। ये माइटोटिक ऑपरेटस बना देती हैं और फिर उसके ऊपर क्रोमोसोम हैंग ओवर होते हैं, बाद में वो अलग-अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है तो बाकी साइटोप्लाज्म के डिवीजन की स्टेज आती है, जिसको हम कहते हैं साइटोकाइनेसिस, और वो होता है उसकी जो तरतीब है वो सेंट्रियोल उस मेम्ब्रेन को जो है वो फ्यूरिंग करती है, यानी कि उसको इन्वेजिनेट करती है, अंदर की तरफ धंसना शुरू हो जाएगी, और मेम्ब्रेन दोनों साइडों से जब अंदर की तरफ धंसेगी तो वो सेंटर में जाके मिल जाएगी, और जो एक सेल है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाता है। ये फ्यूरिंग का जो प्रोसेस है या जो तयन करना होता है कि सेल किस जगह पे जो पिंच होना है, वो भी सेंट्रियोल ने ही उसको डिटरमिन करना होता है। उसके बाद है इसका इम्पॉर्टेंट रोल इन द फार्मेशन ऑफ सीलिया। सीलिया की फार्मेशन, सीलिया जो कि लोकोमोटरी आर्गन होते हैं या चीज़ों को जो है वो ट्यूब्स में मौजूद होते हैं, जहाँ पर चीज़ों को धकेला जाता है एक जगह से दूसरी जगह, जैसे हमारे ये गले में मौजूद होते हैं, हमारे सांस की नाली में मौजूद होते हैं ख़ास तौर पर, तो ये सीलिएटेड सेल मौजूद होते हैं। तो इनके ऊपर जो सीलिया हैं वो बने होते हैं, वो भी इसी से ही बने होते हैं, सेंट्रियोल से बने होते हैं। ये मेन इसके अहम फंक्शन हैं जो हमने डिस्कस कर ली हैं। अगर आप लोगों को इसमें से कोई चीज़ समझ ना आए, आप मुझसे, मेरा नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये दोनों जो टॉपिक्स हैं ये दोनों ही शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सेंट्रियोल का भी और वैक्यूल भी, और इनके अंदर कहीं से MCQs भी वो चूज़ कर सकता है, निकाल सकता है। जो मुख्तलिफ इसके अंदर मैंने, माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने हेडिंग दिए हुए हैं, इन हेडिंग्स को आप लोग बुक के ऊपर जहाँ जहाँ ये आप लोगों को उसको स्टडी करें, पूरे जो आप लोगों का टॉपिक है वहाँ पर बुक के अंदर, और फिर ये जो हेडिंग्स मैं आप लोगों को बताता हूँ वहाँ पर उसको आप अंडरलाइन कर लें ताकि आपको तैयार करने में आसानी हो, और इसको आप साथ साथ तैयार करते जाएं ताकि आप लोगों को बाद में प्रॉब्लम ना हो। जो भी आपको कोई मसला है वो मुझसे ज़रूर डिस्कस करें। कोई चीज़ क्लियर नहीं होती वो मुझसे पूछें, किसी चीज़ के अंदर कोई आप लोगों को कोई अबहम है वो मुझसे पूछें, तो जो चीज़ें हैं उसको क्लियर कर लें आप लोग। हाँ, अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती है वो फिर मुझसे डिस्कस ज़रूर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।